यूट्यूब चैनल सुनील जगू का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 5 लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं और लोकतंत्र के लिए अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र जो है वो डेमोक्रेसी शब्द से बना है। डेमोक्रेसी एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण है लोकतंत्र। इसको हम कह सकते हैं लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र। यानी हिंदी में इसके कई पर्यायवाची शब्द हैं, लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र। लोक यानी भी जनता होता है, जन यानी जनता, प्रजा यानी जनता। तो अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी शब्द जो है वो ग्रीक शब्द हैं डेमोस और क्रेटिया। इन दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ है भीड़ और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। वर्तमान में डेमोस का अर्थ जो है वो जनता से लिया जाता है, भीड़ से न लेकर के इसका सही रूपांतरण वर्तमान में जो है वो जनता से लिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ हुआ जनता की शक्ति। जनता की शक्ति। इस कारण डेमोक्रेसी शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। यानी ऐसा शासन तंत्र, ऐसा शासन जो जनता पे आधारित हो, जिसकी शक्ति पावर जनता के पास हो। जैसा कि अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा था, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। जो लोकतंत्र की सबसे आसान परिभाषा है जिसमें पूरा उसका अर्थ समाहित है। अब हम बात करें तो जनता की शक्ति पर आधारित यह शासन तंत्र है। इस कारण इसके तीन अर्थ यहाँ निकल रहे हैं। लोकतंत्र जो है उसके यहाँ तीन अर्थ निकलते हैं। नंबर 1, निर्णय लेने की शक्ति। लोकतंत्र क्या है? निर्णय लेने की एक शक्ति है, एक विधि है, एक तरीका है जो हमें निर्णय लेने में मदद करता है। दूसरा, निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है, सिद्धांतों का समूह है। निर्णय लेने की एक विधि है, निर्णय लेने की जो विधियां हैं, सिद्धांत हैं, उनका एक समूह हम लोकतंत्र को कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करें आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा। आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है, यानी यहाँ आदर्शवाद की बात होती है, आदर्शात्मक मूल्यों की बात होती है। तो इस तरह से तीन अर्थ लोकतंत्र के तीन अर्थ यहाँ स्पष्ट होते हैं। किंतु आधुनिक काल में हम लोकतंत्र का केवल शासन का एक रूप मानते हैं। यानी लोकतंत्र का अर्थ जो है शासन के एक रूप के रूप में लेते हैं कि किस प्रकार का शासन उस राज्य में स्थापित है। इसके बाद हम बात करेंगे लोकतंत्र के विभिन्न रूप। लोकतंत्र के विभिन्न रूप कह सकते हैं, प्रकार कह सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे सामाजिक लोकतंत्र। नंबर 1 है सामाजिक लोकतंत्र। उसके बाद है आर्थिक लोकतंत्र। उसके बाद है नैतिक लोकतंत्र और फिर है राजनीतिक लोकतंत्र। इनकी हमें यहाँ बात करनी।
सामाजिक लोकतंत्र की बात करें तो यह समाज का एक रूप है, यानी लोकतंत्र में सामाजिक लोकतंत्र की हम बात करें, सामाजिक लोकतंत्र समाज का एक रूप है जिसका मुख्य लक्षण है सामाजिक समता की भावना, यानी समाज में समानता की भावना का मूल विचार जो है सामाजिक लोकतंत्र में होता है, जिसके अंतर्गत बिना भेदभाव के अवसर की समानता होती है। यानी ऐसे सामाजिक लोकतंत्र वाले समाज में किसी भी प्रकार का भेद किसी के साथ नहीं किया जाता है। जाति, वंश, धर्म, लिंग आदि के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को प्रगति के लिए, विकास के लिए अवसर की समानता होगी। प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अवसर की समानता मिलेगी, उसको हम कहेंगे सामाजिक लोकतंत्र। जैसा हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में बिना भेदभाव के सारे काम होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। तो भारत भी एक क्या है, लोकतांत्रिक देश है और सामाजिक लोकतंत्र की जो भावना है उसको प्रदर्शित करता है हमारे संविधान में, इसका वर्णन है। आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र अर्थव्यवस्था का एक रूप होता है जिसमें मुख्य रूप से मार्क्सवादियों ने, जो मार्क्सवादी थे, समाजवादी हैं, इन लोगों ने आर्थिक लोकतंत्र की बात की है। व्यक्तिवादियों ने भी लोकतंत्र की बात की है, लेकिन व्यक्तिवादियों का आर्थिक लोकतंत्र मार्क्सवादियों और समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से भिन्न है। उसके बाद हम बात करें नैतिक लोकतंत्र, जो जीवन दर्शन है। नैतिक लोकतंत्र जीवन जीने का एक तरीका है, जीवन दर्शन है जिसमें मानवीय मूल्यों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। यानी नैतिक लोकतंत्र में जीवन दर्शन की बात की गई है और उस जीवन दर्शन में मानवीय मूल्यों की बात की। मानवीय मूल्य जो है उनकी बात यहाँ पे की गई है। इसलिए मानव के जो मूल्य हैं उनकी पूर्ति अगर जहां हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, नैतिक लोकतंत्र कहलाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है राजनीतिक लोकतंत्र, जिसके बारे में हम यहाँ विस्तार से बात करेंगे। राजनीतिक लोकतंत्र जो है वो मुख्य रूप से इतिहास में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहलाया। यानी अतीत में हम इसको क्या कह रहे हैं, व्यक्तिवादी लोकतंत्र। आधुनिक समय में इसको कहा जाता है उदारवादी लोकतंत्र। आधुनिक समय में हम इसको कह रहे हैं उदारवादी लोकतंत्र। पहले इसको कहा जाता था, उसके बाद कहा जाने लगा उदारवादी लोकतंत्र। ये अतीत में यानी इतिहास में कहा गया। ये अब वर्तमान में आधुनिक समय में इसको पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक समय में लोकतंत्र का उद्भव जो है वो पश्चिमी देशों से हुआ, इसलिए इसको पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। मार्क्सवादियों ने इसको पूंजीवादी लोकतंत्र कहा है। जो मार्क्सवादी हैं उन्होंने इसको पूंजीवादी लोकतंत्र कहा। तो राजनीतिक लोकतंत्र जो है उसको हम व्यक्तिवादी लोकतंत्र, उदारवादी, पश्चिमी लोकतंत्र और पूंजीवादी लोकतंत्र के नाम से जान सकते हैं। किंतु वर्तमान समय में यह उदारवादी लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। उदारवादी लोकतंत्र के मुख्य रूप से दो अर्थ निकलते हैं, जिसमें पहला है राज्य का एक प्रकार, राज्य का एक प्रकार, और दूसरा है शासन का एक प्रकार। ये मुख्य रूप से दो अर्थ हैं। किंतु आधुनिक समय में लोकतंत्र के लिए या कहें राजनीतिक लोकतंत्र के लिए जो है सबसे उपयुक्त जो शब्द है वो उदारवादी लोकतंत्र है, और उसमें भी हम शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा जानते हैं। सामान्यतः यही अर्थ इसका लिया जाता है। यानी लोकतंत्र शासन का एक प्रकार है जिसमें मुख्य रूप से इसके दो रूप प्रचलित हैं। नंबर एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र को शुद्ध लोकतंत्र भी कहा जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। शुद्ध लोकतंत्र आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहां मुख्य निर्णयों में जनता की पूर्ण भागीदारी होती है। जैसे आपको एक उदाहरण बताऊं, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने के लिए स्विट्जरलैंड में जनता की राय को जाना गया और जनता ने जब मना किया तो स्विट्जरलैंड यूएनओ में शामिल नहीं हुआ, और जब जनता ने इसके पक्ष में वोटिंग की तो स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गया। यानी जनता की पूर्ण भागीदारी होती है, इसलिए इसको शुद्ध लोकतंत्र कहा जाता है, जो स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। बाकी देशों में आप बात करें तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसको हम कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। जनता के प्रतिनिधि ये काम करते हैं, लोकतंत्र चलाते हैं। निर्वाचन प्रणाली होती है। अब इसको भी हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 संसदीय और नंबर 2 अध्यक्षात्मक। संसदीय लोकतंत्र आपको भारत में देखने को मिलेगा, इंग्लैंड में देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे देश हैं। अध्यक्षात्मक आपको मिलेगा अमेरिका में है। तीनों जगह लोकतंत्र, स्विट्जरलैंड में भी, भारत में भी और अमेरिका में भी। लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र, शुद्ध लोकतंत्र। भारत में संसदीय अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अमेरिका में अध्यक्षात्मक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हमने अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र को भी आगे दो भागों में बांटा। संसदीय लोकतंत्र जो हमें इंग्लैंड और भारत में देखने को मिलता है, जिसको हम आसानी से समझ भी सकते हैं। अध्यक्षात्मक अमेरिका में मिलता है। तो ये था राजनीतिक लोकतंत्र। अब है लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? जैसे हमने एक बहुत ही सरल परिभाषा लोकतंत्र की ली अभी, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। तो उसी के अनुसार इसकी विशेषताएं जो हैं वो निर्धारित होती हैं। पहली है जनता का शासन। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ जनता का शासन, अंतिम रूप से पावर जो है जनता के पास होती है, चाहे वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो चाहे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो, दोनों में ही जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद जनता के लिए शासन। यानी यहाँ जो शासन की व्यवस्था की गई है, शासन जो चलाया जा रहा है वो जनता के लिए होता है। प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक कार्य जो है वो जनता के लिए किया जाता है। तीसरा है जनता द्वारा शासन। जनता द्वारा शासन, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए शासन करते हैं और जनता के द्वारा ही कर रहे हैं, क्योंकि जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, जो राजनीतिक, प्रशासनिक, कार्यपालिका है, विधायिका है, वो सारे जनता में से ही चुने गए लोग होते हैं। इसलिए स्पष्ट कहा जाता है कि ये जनता का शासन है, जनता के लिए है और जनता द्वारा शासन है। उसके बाद हम कह सकते हैं लोकतंत्र शासन का साधन है। साध्य नहीं है, साधन है। इसका अर्थ ये हुआ लोकतंत्र जो है वो शासन के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए एक साधन है। शासन प्रत्येक जगह होता है, प्रत्येक राज्य में होता है, किंतु कहीं राजतंत्र है, कहीं लोकतंत्र है, कहीं कुलीन तंत्र है। तो अलग अलग साधन को अपनाते हुए हम शासन के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। शासन के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के अलग अलग तरीके हैं। उनमें लोकतंत्र भी एक तरीका है, एक साधन है, जिसको अपना करके हम शासन को सुशासन में बदल सकते हैं, अच्छा शासन स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद है विकासशील शासन। विकासशील शासन यानी जहां लोकतंत्र को अपनाया गया है वहां शासन कैसा होता है? विकासशील होता है, उसमें परिवर्तन आता रहता है और निरंतर
नई नई आधुनिक चीज़ों से वह जुड़ता चला जाता है, और जो पुरानी चीज़ें हैं जो समय अनुसार उपयोगी नहीं है उनको वो हटाते हुए चलता है। ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान का प्रावधान है, तो उस संविधान में संशोधन का प्रावधान भी है। जैसे भारतीय संविधान की बात करें तो हमारे यहाँ हमने संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया है, जिससे पुरातन व्यवस्थाएं, पुराने कानून, पुरानी विधियां जो आज के समय में प्रासंगिक नहीं हैं उनको हटाया जा सके और वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए नई विधियां बनाई जा सकें। जैसे साइबर क्राइम, जो कंप्यूटर युग से पहले नहीं था, इसलिए इसका वर्णन हमारे संविधान में कहीं नहीं था, किंतु अब ये चीज़ें आने लग गई। नई तकनीकी ज्ञान के कारण ये चीज़ें आने लग गई, इसलिए इस पे कानून बनाना, इस पे बात करना जरूरी है। इसलिए हम संविधान में संशोधन करके इस नवीन विचार को, नवीन जो चीज़ें आई हैं समाज में, उनको हम अपनी शासन व्यवस्था में संचालित कर सकते हैं, उनके लिए कानून बना सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें हटानी होती हैं जो समय के अनुसार प्रासंगिक नहीं होती, तो उनको हम संविधान संशोधन के द्वारा हटा देते हैं। तो ये है लोकतंत्र की विशेषता। धन्यवाद।